हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले साल 11 फरवरी 2019 में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट 1 में जो मैथ का सेक्शन था, आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए आगे आने वाले पेपरों में जो कि एसएससी जीडी के पेपर आ रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है कि पेपर लगभग सेम ही रहता है। उसमें लेवल लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, तो इनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए अब टाइम ना गवाते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये: सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1333 एंड 2150, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1333 रुपए है और कॉस्ट प्राइस 2150 रुपए है। तो इसका लॉस परसेंटेज क्या होगा क्वेश्चन को। तो लॉस परसेंटेज होता है, परसेंटेज लॉस जो होता है या होता है आपका सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है आपका 2150, सेलिंग प्राइस 1333 और कॉस्ट प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगा यहाँ पर 2150 इंटू 100। तो चलिए इसे देखते हैं ये कितना हो जाएगा। यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8, यानी 817/2150 इंटू 100। और जब इसे सॉल्व कर लेंगे हम कैलकुलेशन करके, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 61.30%। तो इतना हमें क्या हुआ, लॉस हुआ इतने परसेंट का। तो ये ऑप्शन 2 में सेकंड ऑप्शन मुझे दे रखा है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें हमसे कहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर स्क्वायर की साइड ए है तो जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, और a√2 की जगह में दे रखा है 10√2, यहाँ से a बराबर आ गया 10, यानी स्क्वायर की जो साइड हो गई वो 10 हो गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। तो ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि राजेश गोज टू हिज ऑफिस at the speed of 25 किलोमीटर पर आवर and returns to his home at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर. If he takes total 9 hours, then what is the distance between his home and office? तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि राजेश अपने घर से ऑफिस जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और लौट के आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आने जाने में उसे 9 घंटे लगते हैं। तो हमसे पूछा है कि ऑफिस और घर के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो ठीक है, पहले तो हमें यहाँ निकालनी होगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। तो a मतलब जाने वाली स्पीड और b मतलब लौट के आने वाली। तो चलिए इसे करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 1000/45 और सॉल्व करने पे आ रहा है 200/9, और 200/9 का मतलब हो जाता है, तो अभी हम इसे 200/9 ही रखने देते हैं। हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है मेरा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी 200/9 है, टाइम हमें 9 आवर दिया है, तो ये डिस्टेंस आ गया 200 किलोमीटर। तो अब आप कहोगे ये तो ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है। तो ये 200 किलोमीटर तो दोनों तरफ का है, ऑफिस से जाने में और लौट के आने में। एक तरफ से तो जो घर से ऑफिस की दूरी है वो तो 100 किलोमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें हमसे कहा है कि इस सम बिकम्स 10,650 इन 5 years एंड 11,076 इन 6 years
एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द सम। तो हमसे कहा है क्वेश्चन में कि एक कोई धन था जो 5 सालों में 10,650 हो गया और 6 सालों में 11,076 हो गया, तो वो धन क्या था। तो चलिए देखते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल ब्याज बराबर रहेगी। तो पहले देखते हैं ब्याज कितनी आती है। तो ब्याज के लिए हम 6 साल की में से 5 साल की घटा देंगे तो 1 साल की ब्याज हमारी निकल आएगी। तो यहाँ से देखते हैं तो ये आता है 6, ये 2, ये 4, तो ये आ जाएगी 426 रुपये, ये 1 साल की ब्याज है। तो इसी तरह हमसे वहाँ पूछा है 5 साल की, मतलब हमें दिया है 5 साल की, तो 5 साल की निकाल लेते हैं। तो 426 × 5 SI ऑफ 5 ईयर्स, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 4×5 = 20, 2,130 रुपये। तो ये 5 साल में हमारी ब्याज लगी। तो जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट हो गया ये 10,650, इसमें से हम ब्याज घटा देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आएगा, ये आएगा हमारा 8,520 रुपये। 8,520 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि सम क्या है, तो सम है 8,520 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 55। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 220 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 20%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब हमसे कहा है किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 220 रुपये है, उस पर 20% प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो भाई सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट। तो देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 220 है और प्रॉफिट 20% है, तो 220 का 20% निकाल लेते हैं। तो ये 220 प्लस 44, तो ये 264 रुपये आ गया, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। 264 दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये हमारा हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें हमसे कहा है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस is 30 centimeter. If the rate of painting it is rupee 14 per centimeter square, then what will be the total cost in painting the curved surface area of the cone from outside. क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई शंकु है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो 30 सेंटीमीटर है, और जो पेंटिंग का चार्ज है वो है 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया है बाहर से, उस पर पेंट करने का चार्ज कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम निकालते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया हो जाता है πr/l, और एल के लिए हमें निकालना पड़ेगा, एल हमारा निकलेगा इससे, ये हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, ये 900, तो ये हो गया 1156। और 1156 जो होता है ये होता है 34, 1156 होता है 34 का स्क्वायर, यानी ये 34 आ गई हमारी जो एल आई है। तो चलिए अब फॉर्मूले में लगाते हैं इसे। CSA इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, R 30 है, L 34 है, और रेट भी यहीं लगा देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, तो ये आएगा कुछ ऐसे 22×3 = 66, यानी 660 इंटू 34 इंटू 2। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 44,880 रुपये। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि दे रखा है हमें कहाँ, हमें दे रखा है ऑप्शन बी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें हमसे कहा है कि ए सम बिकम 5 times of itself in 3 years at compound interest and interest is compounded annually. In how many years the sum becomes 125 times of itself. तो हमसे कहा है कि कोई धन है वो
3 सालों में अपना 5 गुना हो जाता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रही है। तो हमसे पूछा है कितने सालों में 125 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ टाइम, और यहाँ ये हो जाएगा ये कितने गुना हुआ है, तो सम लिख देते हैं यहाँ पर, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर अमाउंट। तो टाइम 3 ईयर्स में ये 5 हुआ। अब हमसे पूछा 125 करना है, तो 125 होता है 5 का क्यू, और जब यहाँ क्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ हम क्यू नहीं करेंगे, यहाँ क्यू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर 3 साल में 5 गुना हो रहा है, यानी अगला 3 और फिर अगला 3 में, तो ये एक कंपाउंड हो रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी कि 9 ईयर्स में ये 125 हो जाएगा अपना। तो 9 ईयर्स दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी 2 to the power 3 into 3 to the power 5 and 3 to the power 3 into 5 to the power 2, 5 स्क्वायर। तो हमें HCF निकालना है। तो चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये दूसरा हो गया। तो जो हमारा HCF होता है वो होता है कि जो दोनों ही संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इस संख्या में हमें 2 दे रखा है, जबकि नीचे वाली में 2 नहीं है, तो 2 की तो कोई भी पावर मतलब 2 तो HCF हो ही नहीं सकता। यहाँ हमें 5 दे रखा है पर ऊपर वाली में नहीं है, तो 5 भी नहीं हो सकता। यानी केवल 3 ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, और कितनी पावर कॉमन है दोनों में, तो वो हो जाएगी 3 to the power 3। 3 to the power 3 दोनों में कॉमन है, तो यही हो जाएगा हमारा HCF, जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए किसी काम को अकेला 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर ए एंड बी टुगेदर मिलकर ये कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए से कर रहा है 6 दिन में, बी करेगा 8 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं 24, ये 4 टाइम्स जाएगा, या 3 टाइम्स, तो ये होगी इनकी एफिशिएंसी, ये ए की और ये बी की। तो इनकी एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक साथ एफिशिएंसी हो गई 7। तो अब हमें देखना है कि डेज कितने लगेंगे। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 24 और एफिशिएंसी 7, तो 24/7 डेज लगेंगे इन्हें दोनों जब एक साथ काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 21 मीटर, 12 मीटर एंड 16 मीटर्स। What will be the length of the largest rod that can be placed in that room? तो हमसे पूछा है एक कोई रूम है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21, 12 और 16 मीटर है। तो इसमें जो सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है वो कितनी मीटर की, कितनी बड़ी रखी जा सकती है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। L यानी लेंथ, कमरे की लेंथ, तो 21, उसके बाद में ब्रेथ 12 मीटर है, और ये हो जाएगी हाइट 16। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो ये आ गया 441 + 144 + 256। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 841 रूट में, और 841 का जो रूट होता है वो होता है 29, यानी जो सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है उसकी लेंथ हो जाएगी 29 मीटर, और ये दिया है ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक लाइन चार्ट है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the profit percentage of a company on 5 different products P1, P2, P3, P4 and P5.
तो हमें एक लाइन चार्ट दिया है इसमें और हमसे कहा है कि किसी कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं तो उनका प्रॉफिट परसेंटेज इसमें दर्शाया गया है। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट P5 इज 46,000, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट P5। यानी हमसे कहा है कि अगर P5 का जो एक्सपेंडिचर है वो 46,000 है तो इसका रेवेन्यू क्या रहा होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि रेवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, ये रेवेन्यू होता है। तो एक्सपेंडिचर हमारा 46,000 है, प्रॉफिट यहाँ 8% दे रखा है, तो ये 46,000 का 8% हम निकाल लेंगे, तो 46,000 इसका 8% निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इससे ये कट गया 2 बार, 8 और 4, 8 चौका 32, 4 36, यानी 3680 रुपये, 3680 रुपये हो गया इसका प्रॉफिट। तो टोटल हो गया 49,680 रुपये, ये रेवेन्यू हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, पर ये होगा 49,680, 49,680, तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम बॉड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। 7 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइड 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 29/4 प्लस 6 प्लस, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1, 29/4 प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, ये 3 माइनस 1 2 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 29/4 प्लस 8, और इसे सॉल्व करने पर ये आएगा 29 प्लस 32/4, तो ये हो जाएगा 61/4, और 61/4 दिया है हमें ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में दिया है, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ सोनू इज ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन इन हाउ मच टाइम सोनू विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 936 किलोमीटर। तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस हमें दी है किलोमीटर में, और टाइम से आर में पूछा। तो इसे किलोमीटर पर आर में बदलने के लिए हमें करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई। डिस्टेंस 936 है, टाइम हमें निकालना, टाइम हम मान लेते हैं टी। तो ये 5, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा t इज इक्वल टू 936/18 × 4। तो देखते हैं क्या ये इससे कैसे कटेगा, ये 4 से काट के देखते हैं इसे। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तब ये आ जाए, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये आएगा लगभग 20.97। तो इसे हम मान लेंगे 13R, और 13R मुझे दिया है मेरे ऑप्शन डी में, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें दिया है अनिल, दीपक एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 डेज। अनिल एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज दीपक अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं, अनिल और दिनेश मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो दीपक अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए करते हैं। तो ये हो गए अनिल भाई साहब, ये दीपक भाई साहब, और ये दिनेश भाई साहब, ये मिलकर करते हैं 35 दिन में। ठीक है, अब अनिल और दिनेश ये कर रहे हैं 60 दिनों में, और दीपक का हमसे पूछा, तो पहले हम इसी से निकालते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा,
तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420। जब 420 हम इसका देंगे तो ये आएगा 12 और ये आएगा 7। यानी इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 12 है, अनिल और दिनेश की 7 है। तो दीपक की एफिशिएंसी आ जाएगी, दीपक की 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो अब दीपक कितने दिन में करेगा, तो डेज हमें निकालने हैं, तो डेज हो जाएंगे 420 वर्क है और 5 इसकी एफिशिएंसी है, तो ये आ गया 8 और 84 डेज। यानी दीपक भाई साहब 84 डेज में कर देंगे, तो ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं आपको कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी पर, लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 65। तो हमसे कहा है कि द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन मेकिंग 7 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7। तो हमें परसेंटेज इनका दिया हुआ है कि कितने परसेंट कौन सी स्वीट बनाई गई, और हमसे फिर क्वेश्चन किया है कि द टोटल वेट ऑफ स्वीट S4 इज 150 kg, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन S4। तो इस चार्ट में हमें दिया है कि जो स्वीट बनाई गई है उसमें शुगर का परसेंट कितना है। चलिए देखते हैं। अब इसमें हमें दिया है कि S4 150 किलो है और S4 ये वाला है और इसमें 18% शुगर है। तो सीधा सीधा हम निकाल देंगे 150 का 18%। 150 का 18% कितना हो जाएगा, ये 2, ये 3 बार, ये 9, तो ये हो गया 27 kg। यानी जो S4 स्वीट है उसमें 27 किलो शुगर पड़ी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बैग हैज 420 इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 coins. The number 1, 2 and 5 coin share is the ratio 8, 1 and 5. How many coins of ₹5 are in the bag? मतलब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में है और इनकी टोटल वैल्यू 420 है। चलिए करते हैं इसे। तो मैं मान लेता हूँ जब 1 रुपये के सिक्के 8 हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 8x। 2 रुपये के सिक्के 1 हैं तो इसकी 2x। 5 रुपये के 5 हैं तो ये 25x हो जाएगा और इनकी हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 420। तो चलिए अब देखते हैं, ये 8 2 10 तो ये 35x, तो ये 420, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। और हमसे पूछा है कि 5 रुपये कितने कॉइन थे, तो 5 रुपये कॉइन तो 5x थे, तो 5x में x की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो गया 12, 12 पंजे 60। यानी 5 रुपये कुल 60 कॉइन थे हमारे पास। तो ऑप्शन डी में यही दिया है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 22 स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 1 kg when the weight of the teacher is also included. If the initial average weight of the group is 22 students was 31 kg, then what is the weight of the teacher? क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 22 स्टूडेंट हैं, अगर उसमें हम टीचर का वेट भी शामिल कर रहे हैं तो वो 1 किलो, उसका एवरेज वेट 1 किलो बढ़ जाता है और इनका इनिशियल 22 स्टूडेंट्स का जो वेट था वो था 31 kg, एवरेज वेट 31 kg था। तो टीचर का वेट हमें निकालना है। चलिए देखते हैं इसे। अगर इनिशियल वेट 31 था 22 स्टूडेंट्स का, तो हम निकालते हैं टोटल वेट। तो टोटल वेट यहाँ से हो जाएगा 22 एकम 22, तो 22 या 66 और 2 68, यानी 682 kg इसका वेट था। और हमसे कहा है कि जब टीचर आ गया तो 1 किलो वेट बढ़ गया, यानी कि 22 स्टूडेंट पहले थे, एक टीचर और आ गए, यानी 23। तो यानी कि जो वेट नया वेट आया है वो 23 लोगों में बटा है। यानी जो टीचर का वेट है उसने 23 लोगों के वेट को 1-1 किलो बढ़ा दिया, यानी 23 किलो तो कम से कम वेट बढ़ा ही है। और उसके बाद में एवरेज भी मेंटेन किया गया है, तो एवरेज था 31 और वो हो गया फिर 32।
तो ये 31 हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, यानी टीचर का वेट था वो था भाई 54 kg, 54 kg, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में। यहाँ पर देखना ये है कि जब 22 स्टूडेंट पहले थे, एक टीचर आ गया, तो 23, और 23 लोगों का एवरेज वेट 1-1 किलो बढ़ गया, यानी 23 किलो वेट तो बढ़ा ही है। और साथ में पहले एवरेज 31 था, तो वो एवरेज मेंटेन भी किया है, यानी एवरेज 31 kg, उसके ऊपर से 23 किलो और था, तो ये 54 kg, तो इसीलिए टीचर का वेट 54 kg हो गया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिया है U रेशियो V इज इक्वल टू 4:7 एंड V रेशियो W इज 9:7। इफ U इज इक्वल टू 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। तो हमें रेशियो दिया है, यहाँ लिख लेते हैं U/V, ये 4:7 है, V रेशियो W तो ये 9/7 है, और हमसे कहा है कि अगर U की वैल्यू 72 है, तो U की वैल्यू रखने से पहले हम देखें यहाँ पर U की वैल्यू 4, यहाँ पर V की वैल्यू 7 और यहाँ पर 9 है, जबकि वैल्यू तो एक ही होगी, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, हमें ऐसे सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ कर देते हैं हम 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 7 से कर देते हैं। तो अब देखते हैं नया U का जो हो गया वो हो गया 36, V का हो गया 63 और W का हो गया 49, और जो ओरिजिनल वैल्यू दी है हमें U की वो दी है 72, तो ये इसकी 2 टाइम्स है। तो उसी तरह हमसे W की पूछी है, तो जब W की हम 2 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 98, यानी W की ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी 98। तो ऑप्शन ए हमारा है सही आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ P इज 40% लेस देन Q, देन Q इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन P। मतलब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि P Q से 40% कम है, तो Q P से कितना ज्यादा है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं पहले P और Q। अब P 40% कम है Q से, तो हम मान लेते हैं Q 100 है, तो इससे 40% कम यानी 60। हमें पता करना है कि Q कितना ज्यादा है, तो Q 40 ज्यादा है P से, और बेस कितना है 60, क्योंकि 60 पर ही तो 40 ज्यादा है, तो ये 60 ज्यादा है, और परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 200/3, यानी कि 66.66%। 200/3 होता है 66.66%, और ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर बी में हमारे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट्स फॉर ए कंट्री फॉर 5 consecutive years y1, y2, y3, y4, y5. If the exports for year y3 is 35,000, then what will be the imports for the year y3। यानी हमसे कहा है कि लाइन चार्ट में ये जो दिखाए गए हैं आंकड़े, ये इंपोर्ट से एक्सपोर्ट के रेशियो हैं लगातार 5 सालों में, y1 से y5 तक। और फिर हमसे कहा है कि अगर y3 में जो एक्सपोर्ट था वो 35,000 करोड़ था, तो इंपोर्ट क्या था। तो देखते हैं पहले y3 है ये, और इसमें है 1.1, यानी 1.1 होता है 11/10। 11/10 हम 1.1 ले सकते हैं एक्सपोर्ट का, यानी कि ये एक्सपोर्ट हो गया और ये हो जाएगा इंपोर्ट। यानी अगर मैं एक्सपोर्ट को 10 लेता हूं, लेकिन क्वेश्चन में तो मैं दे रखा है 35,000, यानी 10 की वैल्यू अगर 35,000 है तो 11 की क्या होगी। तो 11 की निकालते हैं यहाँ से, 35,000/10 इंटू 11, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये इस तरह कटा, 11 5 55, 5 11 तिया 33 और 5 38, यानी जो इंपोर्ट रहा है वो रहा है 38,500 करोड़ रुपए का, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें कहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर
4777 after giving discount of 15%. What is the marked price of article? यानी इसमें हमें दिया है कि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो वो है 4777, उस पर डिस्काउंट दिया है 15%। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी आर्टिकल को सेलिंग प्राइस उसका 4777 है, उस पर डिस्काउंट दिया है 15% का। तो हमसे पूछा है उसका मार्केट प्राइस क्या था, यानी MRP या MP हमें निकालना है। तो हमें पता है कि सेलिंग, तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम मार्केट प्राइस को 100 मान लें, मार्केट प्राइस हमारा अगर 100 रुपीज़ है और 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट के बाद ये हो गया 85। तो 85 पर जो कोई चीज़ बेची गई है तो 85 की वो वैल्यू हो गई 4777 के बराबर, और हमें निकालना है मार्केट प्राइस, यानी हमें निकालनी है कि 100 की वैल्यू कितनी है। तो चलिए देखते हैं, ये इस तरह निकलती है। यहाँ से देखते हैं, हम 5 से अगर इसे करेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये 20। तो अब हम इसे देखें, तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5620 रुपये, यानी उसका जो मार्क प्राइस था वो था 5620 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है कि यहाँ भी कुछ साइंस होने चाहिए थे, यहाँ इसमें कोई साइन नहीं दिए गए हैं तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए इसे हम बाद में देखेंगे, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जरूर कोई टाइपिंग मिस्टेक